Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, we were doing exercise number 1.2 up to question number 7. It's done, right? So, basically, there are only 5 questions left in the exercise. यहाँ तक हो चुका है कल, है ना? तो 5 क्वेश्चंस बचते हैं फ्रॉम 8 टू 12, जिसमें से भी 11th एंड 12th आर एमसीक्यू वंस. तो बेसिकली जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 3 ही बस. स्टार्ट करें. देखो 8th, 9th एंड 10th क्वेश्चन फिर भी आप कहोगे कि हमने जो अभी पहले क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, मतलब उसी की कैटेगरी का है. बट 8th एंड 9th क्वेश्चन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी के. ठीक है, शुरू करें. जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का लगेगा. समझते हैं. ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 8 इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स है. तो एक बार समझेंगे, है ना? ठीक है, ध्यान से सुनिए. रीड आउट, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. लेट ए एंड बी बी सेट्स. ए और बी कोई भी सेट्स मान लो. मान लिया. अब जनरली क्या होता है कि एक फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होता है, किसी सेट से किसी सेट पे डिफाइन होता है. या तो वो ए टू बी डिफाइन होता है, जैसे दो सेट्स गिवन है यहाँ पे, और ए टू बी नहीं होगा तो बी टू ए होता है. या ज्यादा से ज्यादा ये हो जाता है कि खुद का खुद पर ए टू ए और बी टू बी. अब तक तो हमने इस टाइप के फंक्शंस देखे हैं, क्वेश्चंस जो हमने देखे हैं इस टाइप की जो मैपिंग हमने देखी है. किसी भी फंक्शन में एक सेट से दूसरे सेट की मैपिंग हमने देखी है. पर इस क्वेश्चन में मैपिंग देखो कहां से कहां है, क्योंकि जब तक अपन मैपिंग नहीं समझेंगे तब तक अंदर के ऑर्डर्ड पेयर नहीं समझ आएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है ए टू बी मैपिंग है, तो जो ए के सेट्स हैं, ए के एलिमेंट्स हैं और जो बी के एलिमेंट्स हैं, उन्हीं की तो मैपिंग करोगे, उन्हीं के तो ऑर्डर पेयर बनाओगे, राइट? बी टू ए है तो बी से ए बनाओगे, ए टू ए है तो ए के सेट से ए के सेट पे ही बनाओगे, यही तो करोगे. यानी कि डोमेन को डोमेन क्लियर होना बहुत जरूरी है. अब देखो यहाँ पे डोमेन को डोमेन क्या है, ध्यान से देखना. यहाँ पे डोमेन को डोमेन है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए. ये डोमेन और ये कोडोमेन है. क्या समझे? ए क्रॉस बी, सपोज करो मैं ए सेट के अंदर एलिमेंट्स पूछता तो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, उस पर डिपेंड करता है, राइट? बी के भी ऐसे ही होंगे. पर ए क्रॉस बी के जो अंदर के एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे नहीं होंगे. तो कोई बताएगा ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स कैसे? क्या? ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर. ए क्रॉस बी में ऑलरेडी अंदर ऑर्डर्ड पेयर है. अब तक क्या हो रहा था कि फंक्शन जब बना रहे थे तब ऑर्डर्ड पेयर बन रहे थे. इस बार डोमेन को डोमेन में ही ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर है, तो फंक्शन बनेगा वो कैसा बनेगा? ऑर्डर्ड पेयर का भी ऑर्डर्ड पेयर. समझे क्या? समझ में आई ये बात? समझ. डोमेन को डोमेन में एलिमेंट्स होते थे, फंक्शन या रिलेशन बनाते थे तो ऑर्डर्ड पेयर बनते थे. इस बार डोमेन को डोमेन में ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं, तो रिलेशन या फंक्शन फंक्शन बना रहे हैं अपन, बनाएंगे तो क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर का भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा. समझे? तो उसकी शक्ल कैसी होगी? थोड़े से मैचिंग करते हैं, उसकी शक्ल कैसी होगी. देखो इधर देखो स्क्रीन पे. पहले क्या होता था और अब क्या होता है ना. पहले क्या होता था, ऐसा एक सेट होता था, ऐसा एक सेट होता था, इसके अंदर होते थे एलिमेंट्स, इसके अंदर भी होते थे एलिमेंट्स, और जो फंक्शन डिफाइन होता था, लेट्स से वो ए से बी का डिफाइन है, तो फंक्शन डिफाइन होता था तो ऑर्डर्ड पेयर बनते थे. फॉर एग्जांपल जैसे 2 की मैपिंग बी से हो गई, 3 की मैपिंग ए से हो गई, 2 की मैपिंग सी से हो गई. ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनता था? देखो एफ इक्वल टू ये फंक्शन बन गया. ठीक है. ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनता था? 1 का बी से, 2 का सी से, और 3 का ए से. ये अब तक हुआ है हमारे साथ. अब क्या है, यहाँ ए नहीं है, यहाँ क्या है? ए क्रॉस बी क्या है यहाँ पे, और वहां क्या है? बी क्रॉस है. तो अब अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 थोड़ा ना दिखाई देंगे. अब अंदर एलिमेंट्स कैसे दिखाई देंगे? ऑर्डर्ड पेयर दिखाई देंगे. ऑर्डर्ड पेयर दिखाई देंगे तो कैसे होंगे?
जैसे एक आध ऑर्डर पेयर लगा के देख लेते हैं, जैसे कि 1, 2, जैसे कि 2, 3, जैसे कि 7, 8, ऐसे ऑर्डर पेयर दिखाई देंगे। तो उधर भी तो ऑर्डर पेयर ही दिखाई देंगे, है ना। अब देखो, ये ए क्रॉस बी और वो बी क्रॉस ए है, तो इधर जो ऑर्डर पेयर है उधर जो ऑर्डर पेयर होंगे उसके उल्टे होंगे, ये भी कंफर्म है। हाँ, अगर इधर ए क्रॉस बी और यहाँ सी क्रॉस डी होता, क्या होता वहां पे, कुछ अलग सी क्रॉस डी होता, तब क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स होते हैं, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता। बट अब उधर जो कोड डोमेन में जो हमारे पास क्रॉस, इसको बोलते क्या है, तो याद है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हमारा डोमेन है, और उसी का उल्टा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेम सेट्स हमारा डोमेन है। तो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सेट्स नहीं है, वही सेट है, बस उल्टे होके बैठे हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है उनके उल्टे ऑर्डर पेयर यहाँ पे बैठे होंगे। कैसे, जैसे कि ये 1, 2 है, तो उसका उल्टा क्या होगा बताओ, 2, 1 होगा। 2, 3 का 3, 2, 7, 8 का 8, 7। तो अब की बार फंक्शन कैसा बनेगा सोचो। अब फंक्शन ऐसा थोड़ा बनेगा कुछ इस टाइप का, अब फंक्शन कैसा बनेगा देखना ध्यान से। ये ऑर्डर पेयर खोला मैंने, इसके अंदर इधर का एलिमेंट उठाया, इधर का एलिमेंट ऑलरेडी ऑर्डर पेयर है, इधर का एलिमेंट ऑलरेडी क्या है, 1, 2, उधर का 2, 1, और ये ऑर्डर पेयर बंद हुआ। अब ये पूरा एक ही ऑर्डर पेयर बनाया अभी, फिर कॉमा, अगला ऑर्डर पेयर बताओ, 2, 3, उसकी मैपिंग किससे हो रही है, 3, 2। अच्छा, ऐसा तो जरूरी नहीं है 2, 3 के 3, 2 से ही हो। तो इधर ए क्रॉस बी है, उधर डी क्रॉस ए है, तो जो इधर ऑर्डर पेयर है उसके उल्टे ऑर्डर पेयर वहां मौजूद है। बट किसकी मैपिंग किससे होगी वो तो फंक्शन देखना पड़ेगा, फंक्शन कैसे act कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है वैसे तो। अब मैंने डायरेक्टली मैपिंग से कर ली, क्योंकि मुझे पिछले साल का याद था, बट आपको देखना पड़ेगा फंक्शन कैसे एक्ट कर रहा है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैपिंग ऐसे हो रही है कि जो इधर ऑर्डर पेयर है उसकी मैपिंग उधर के उल्टे ऑर्डर पेयर से हो रही है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट उल्टा होने का मैपिंग की उल्टी है, तो आपको फंक्शन देखना है। समझे ना। सपोज करो यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, बी सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस को ए को 2 को बी को 3 को 6 का रखना है, तो फंक्शन देखना पड़ेगा ना। तो मैपिंग करना केवल सेट देखने से नहीं पता चल जाता, वो तो फंक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो खत्म करते हैं जैसे इसको। नेक्स्ट क्या है, 7, 8 की मैपिंग किससे करवाई अपने, 8, 7 से कराइए। क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ। हमेशा याद रखना ब्रैकेट्स कौन से यूज कर रहे हैं, कहाँ कॉमा लगा रहे हैं, ये सब आपके इवेल्युएट होगा मार्क्स कैलकुलेट करने में। समझ आया। तो ये बना है मेरा फाइनली फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन देख लो क्या है उधर। अगर आप ए कोमा बी पे फंक्शन लगाते हो तो आंसर क्या आता है, बी कोमा, यानी फंक्शन ऐसे ये कि जो ऑर्डर पेयर पे फंक्शन लगाओगे उसका उल्टा ऑर्डर पेयर आपको एज आउटपुट मिलेगा। यानी कि हमने जो रफली मैपिंग करी थी सही थी, जैसे 2, 3 पे लगा रहे थे तो आंसर क्या मिल रहा था, 3, 2। अब आप देखें ना अगर ध्यान से, तो ये जो नोटेशन है ना यहाँ पे वो गलत है। बताओ क्या गलती है, क्यों सेट पे फंक्शन लगाते हैं हम। मुझे एक चीज बताओ, ये ए है ये बी है, ये वन की मैपिंग ए से होगी, तो हम f(1) इक्वल टू ए ही तो लिखते हैं, तो वन कोई सेट थोड़ी ना होता है। तो सही तो हुआ है, उस हिसाब से तो सही हुआ ना वो, बट फिर भी गलत है, बताइए गलती। नोटेशन गलत है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ सवाल गलत है, लिखने का तरीका गलत है, नोटेशन समझते हो ना। बताओ क्या गलती है, बी कोमा ए। ऐसा तो जरूरी नहीं है, तो फंक्शन तो उस वो बताएगा ना, वो बताएगा कि फंक्शन इस पे लगाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना। उसकी फंक्शनिंग को हम नहीं चेंज कर सकते, वो जो कहेगा, सपोज करो उसने कहा f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इस चीज पे अपन थोड़ा लड़ाई कर सकते हैं एक्स स्क्वायर क्यों का एक्स क्यूब बोल, वो तो उसकी मर्जी है, उसके हिसाब से अपने को चलना है। बट लिखने का जो तरीका है ना वो गलत है। इधर देखो, ये वन था, ये वन का साइड लगा, तो वन के साइड का ब्रैकेट क्या है, उधर किस पर लगाया है, किस पर लगाया बताओ, ए कॉमा बी पर,
तो जब ए कॉमा बी पर एफ लगता है तब ऑलरेडी ए कॉमा बी में ब्रैकेट है, इधर वन में ब्रैकेट है क्या, इधर वन में ब्रैकेट है क्या, नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पर लगते हैं उधर तो ऑलरेडी ब्रैकेट है ना, एक ब्रैकेट और लगे। जब अपन किसी एलिमेंट में फंक्शन लगाते हैं और आउटपुट मिलता है तो एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर लगे डिनोट कराते हैं। अब जब आप अपने सेट्स बनाए थे क्रॉस को तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो ऑलरेडी ब्रैकेट में बैठ गए ना ऑर्डर पे, तो समझ आया नहीं? तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए था ना, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे 1,2 है और मान लो उधर A,B ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर है, तो अब f ऑफ 1,2 थोड़ा लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट तो आएगा। अब इसके अंदर एलिमेंट डालेंगे तो एलिमेंट ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर है, और ऑर्डर्ड पेयर है तो ऑलरेडी ब्रैकेट लेके बैठा है, ऑर्डर्ड पेयर विदाउट ब्रैकेट तो हो ही नहीं सकता ना, तो एक ब्रैकेट और आएगा और फिर आंसर में हम A,B लिख सकते हैं। ये लिखने का करेक्ट तरीका, ठीक है। और हम करेक्ट तरीका ही नोट डाउन करेंगे जब ये हम आंसर करेंगे, एक ब्रैकेट हो, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो एक तरीके सपोज करो मैं अभी एक्स का फंक्शन लगाता हूँ और एक्स स्क्वायर आता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सही है क्या लिखने का तरीका, बिना ब्रैकेट के लगाऊं तो एक तरीके से वहां ब्रैकेट उसने लगाया ही कहाँ, वो ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर है उसमें तो ऑलरेडी ब्रैकेट था भाई, यहां से लेके यहां तक तो ये एलिमेंट ही है, अब इसमें ब्रैकेट तो लगाओ एलिमेंट पे, जैसे पे ब्रैकेट लगाना यहाँ पे जरूरी है, समझे? ओके, अब ये फंक्शन तो समझ में आ गया। अब आपको वही चेक करना है, प्रूव करना है, शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है दैट मींस इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है मतलब वन है और सर्जेक्टिव मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स कोडोमिनेंट सेट में ऑक्यूपाई होंगे, ठीक है। अब देखो ये इंजेक्टिव होगा 100% होगा, क्योंकि जब आप उल्टा करोगे, जैसे आप 1,2 का उल्टा करोगे, इस पर एफ लगाओगे तो आंसर 2,1 आएगा। अब ऐसा दुनिया में और कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसका उल्टा करूं तो 2,1 है, 1,2 का उल्टा ही 2,1 है, बताओ। तो 1,2 की मैपिंग ही 2,1 से हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती, तो 1,1 है, एक ही इमेज मिलेगी। सर्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो उधर जितने भी एलिमेंट्स हमने रखे उसका उल्टा एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, तो इधर कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो किसी की ना किसी की इमेज नहीं बनी हो या जिसकी प्री इमेज ना हो, समझ आया? तो सर्जेक्टिव भी है, इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो ऑब्वियसली बाइजेक्टिव है, तो प्रूव हो रहा है। अगर नहीं होता तो क्रॉस एग्जाम्पल लेते हैं, हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स लेने पड़ेंगे। अब स्टेटमेंट्स लेने पड़ेंगे तो वो जो हमने कल तरीके सीखे थे उन्हीं तरीकों से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले तो आप सवाल लिखें, here for any sets A and B, क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर देते हैं पहले, A and B, the function f, the function f mapped from A to B to B to A is given such that f of, इसमें डबल ब्रैकेट लगा ही दोगे जैसा कि अभी मैंने बताया, आंसर देखिए हो गया क्वेश्चन का। ओके, इंजेक्टिविटी चेक करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंजेक्टिविटी, आप वैसे इंजेक्टिविटी पास करने के लिए क्या स्टेप्स लिखते थे, here for any, क्या उसने ए और यूज किया तो आप भी ए और यूज करो, क्या लिखेंगे, फॉर एनी ए, ए एंड बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू
डोमेन, जो भी डोमेन होता था ए, ये तो साधारण फंक्शंस में लिखते थे, बट अभी डोमेन ए नहीं है, क्या है, ए क्रॉस बी। डोमेन क्या है, ए क्रॉस बी। और इधर भी ए और बी नहीं है, इधर ऑर्डर्ड पेयर्स है। इधर क्या है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर्स है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, हेयर फॉर एनी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी, और कोई दूसरा ऑर्डर पेयर लो सी क्रॉस डी। ठीक है, अब ये दोनों ऑर्डर पेयर डोमेन में होंगे ए क्रॉस बी। समझ आया भाई? वहां पे पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट्स होते थे और यहाँ पे एक सिंगल सेट होता था, लेकिन अभी डोमेन खुद एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है और उसके एलिमेंट्स खुद ऑर्डर पेयर्स हैं। दो ऑर्डर पेयर से स्टार्ट किया हमने, और फिर क्या करते थे, अज्यूम करते थे। नहीं, पहले एफ फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखते थे दोनों पे, है ना। एफ ऑफ ए क्रॉस ए कॉमा बी निकालो, एंड एफ ऑफ सी कॉमा डी निकालो। ये तो करते थे, जैसे कल कल तक हम x1 x2 ले रहे थे, तो x1 पर f लगा रहे थे, आउटपुट सेम से अगर इनपुट सेम निकला तो 1, आउटपुट सेम से इनपुट अगर डिफरेंट निकला तो मिनिमम। ये तो करते थे, तो आउटपुट देख लेते हैं इसका। तो जैसा फंक्शन रिएक्ट कर रहा है, उल्टा कर दे रहा है वो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए कोमा बी का उल्टा पेयर बी कोमा ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी कोमा डी का उल्टा पेयर ई कोमा सी। डन, यहां तक क्लियर है? बट हमको तो आउटपुट सेम रखना था। अब जो ये फंक्शन है, इसके आंसर ये है, इसका आंसर ये। अब अपन लेट कर लेंगे कि ये दोनों आउटपुट सेम है, और उससे अगर इनपुट भी सेम आता है तब तो वो वन वन है ना। तो नाउ लेट एफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू एफ ऑफ सी कॉमा डी। तो उसमें क्या है, तो एफ ऑफ ए कॉमा बी का आंसर क्या लगाया आपने, दैट इज बी कॉमा ए। और एफ ऑफ सी कॉमा डी का आंसर क्या लगाया आपने, बोलो, डी कॉमा सी। अब इसके आगे आपको साबित करना है कि ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम है ना। नहीं, ये नहीं, ये अंदर के एलिमेंट्स। अगर अपन एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल करते हैं, तो अंदर के x1 इक्वल टू x2 साबित करना होता है ना, 1 अब सुनो ध्यान से, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम है, यहां तक की कहानी है। अब कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर कब सेम होते हैं, जैसे ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है। कब होंगे सोचो, जब अंदर के एलिमेंट्स भी 1 to 1 इक्वल हो। और कोई तरीका है क्या, ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट ऑर्डर है, उसके अंदर सीक्वेंस है, पहला एलिमेंट पहली की जगह रहेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे की जगह रहेगा, उल्टा तो हो नहीं सकता। इधर भी एक ऑर्डर पेयर है, अब ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर सेम है। सेम है तो दैट मींस 1 to 1 ये दोनों एलिमेंट्स भी सेम है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल है और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल है। तो इसका रिजल्ट निकाला हमने क्या, कि बी इक्वल टू डी एंड ए इक्वल टू बी। डन। अब अगर मैं यहां से ए कोमा बी ऑर्डर पेयर बनाऊं, तो मैंने ए कोमा बी ऑर्डर पेयर बनाया, तो ए के इक्वल कौन निकला था, सी। तो आरएचएस में जो ऑर्डर पेयर बनेगा सी कोमा डी बनेगा, बताओ। क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, और मेरी मर्जी से अगर मैंने ए कोमा बी ऑर्डर पेयर बनाया, तो ए की सीध में सी आएगा और बी की सीध में डी आएगा। हो गया प्रूफ। आपने स्टार्ट यहां से किया था, आउटपुट सेम से स्टार्ट किया था, और उससे इनपुट भी सेम आ गया। इसका इनपुट ए कोमा बी था, इसका इनपुट सी कोमा डी। ठीक है भाई, जनरली क्या करते थे, याद करो, ऐसे करते थे कि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेट करके x1 इक्वल टू x2 साबित करते थे, तब जाके 1 1 प्रूव होता था। और अगर नॉट इक्वल साबित हो जाता था तो फिर नहीं 1 होता था। अब की बार x1 x2 नहीं है, अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, तो इस ऑर्डर्ड पेयर पे और इस ऑर्डर्ड पेयर पे फंक्शन लगाना हमने लेट किया, उससे साबित हुआ कि कुल ऑर्डर्ड पेयर भी सेम है। तो वही बात होगी ना, आउटपुट सेम लेके हमने इनपुट से साबित कर दिया। ठीक है, समझ आया? सो द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड इज इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिविटी पास हो। इज 1 1 एंड इज इंजेक्ट। चले सब्जेक्टिविटी पे, नोट इट डाउन यहां तक। चले,
चलो सब्जेक्टिविटी में पास करने के स्टेप्स क्या है, उसमें कोडोमेन से स्टार्ट करते हैं। हेयर फॉर एनी, अब कोडोमेन में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ए कोमा बी के उल्टे बी कोमा ए टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो फॉर एनी बी कोमा ए बिलोंगिंग टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है हमारी, बी क्रॉस है, फाइन, ठीक है। कि कोडोमेन बी क्रॉस ए में किसी भी टाइप का ऑर्डर पेयर बी क्रॉस बी कॉमा ए ले लो, उसके लिए प्री इमेज ए कॉमा बी मौजूद होगी। वी हैव अ प्री इमेज, वी हैव अ प्री इमेज ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू डोमेन ए क्रॉस बी, ठीक है। बी क्रॉस ए को डोमेन में कोई सा भी बी कोमा ए टाइप का ऑर्डर पेयर ले लो, उसके लिए डोमेन ए क्रॉस बी में एक ए कोमा बी टाइप की प्री इमेज मौजूद होगी, सबके लिए प्री इमेज मौजूद होगी, सच दैट उस ए कोमा बी पे फंक्शन लगाकर बी कोमा ए बनाया जा सके, ठीक है। तो द गिवन फंक्शन एफ इज, बस और कुछ नहीं करना, पास करने का तो ये स्टेप्स लिखते थे पर। तो द गिवन फंक्शन f is onto and is surjective। लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आ जाएगा कि इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है तो बाइसेक्टिव भी, हेंस द गिवन फंक्शन f is injective as well as surjective so it is bijective, so it is bijective, proof। डन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट, समझ में आया, घर पे करोगे, ठीक, ओके। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, तो फिर घर पे हो ही जाना चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ पर भी रह गया वहां पर भी रह गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, वैसे ये जो अपन अभी काम कर रहे थे, बट क्वेश्चन नंबर 9 में अब तक हमको फंक्शन में एक ही डेफिनेशन मिल रही थी, फंक्शन की जो डेफिनेशन, फंक्शनिंग जिसको अपन बोलते हैं ना कि एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स क्यूब कर दो, एक्स प्लस वन कर दो, जो भी फंक्शनिंग होती है फंक्शन की रेसिप्रोकल कर दो, तो एक ही मिल रही थी सबके लिए, ठीक है। इस बार फंक्शनिंग दो है, अगर n एक ऑड नंबर है तब आपको n का हश्र ये करना है, n के साथ ऐसे फंक्शनिंग करनी है, और अगर n एक इवन नंबर है तो आपको ऐसा करना है। तो फंक्शनिंग दो है तो काम डबल है, ऐसा मान के चलो, बाकी करना वो ये जो अभी कर रहे थे, ठीक है। तो एक बार अपन रफली चेक करते हैं। अच्छा दूसरी चीज, डोमेन को डोमेन दोनों नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले तो अपन रफली मैपिंग करके देख लेते हैं कि इंजेक्टिव सब्जेक्टिव है या नहीं, क्योंकि शो का स्टेट कह रहा है, पूछ रहा है कि बताओ एफ बाइजेक्टिव है या नहीं है। एफ बाइजेक्टिव कब होगा, जब बोथ इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो पहले खुद चेक कर लेते हैं फिर स्टेप्स की बात, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर हमने नेचुरल नंबर ले ली, नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर लिया और यहाँ पर भी हमने नेचुरल नंबर लिया, एन टू एन ही है, मैपिंग एन टू एन, ये फंक्शन मैप होता है, डन। तो कुछ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं अपन क्विकली, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 भी ले लो। अब सबसे पहले वन की मैपिंग करनी है, तो उसने क्या कहा कि जो भी नेचुरल नंबर आप यहाँ पे उठा रहे हो स्मॉल एन टाइप, देखो कैपिटल एन अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो उसके एलिमेंट्स को स्मॉल एन से डिनोट किया गया है, समझ गए ना। तो जो स्मॉल एन नेचुरल नंबर है अगर वो ऑड है
तो उसमें एक जोड़ के आधा कर दो। तो सबसे पहला वन जो है वो ओडी तो है, तो वन में एक जोड़ो तो, और दो का आधा करो वन, टू बाई टू वन, यानी कि वन की मैपिंग किससे होगी, समझ आया। चलो टू इवन आ गया, टू इवन आ गया तो इवन के साथ क्या करना है साहब, जस्ट आधा कर दो, उसमें मत करो एज इट इज डिवाइडेड बाय टू कर दो। तो टू को एज इट इज डिवाइडेड बाय टू करो, क्या मिला, वन। देखो पहले ही एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि साहब ये तो मिनिमम है कि नहीं है, दो की एक इमेज बन गई। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्लियर तो आना ही हो गया। बताओ थ्री की मैपिंग होगी, थ्री ऑड है तो क्या करेंगे, फंक्शनिंग कौन सी चलेगी, पहली या दूसरी, पहली। तो थ्री जो एन की वैल्यू थ्री रखो उसमें, थ्री प्लस वन बाय टू करो, फोर बाय टू टू। तो थ्री की मैपिंग किससे हो जाएगी, टू से। और फोर फंक्शनिंग नीचे वाली चलेगी, फोर बाय टू उसकी मैपिंग में किससे हो जाएगी। अब चार एग्जाम्पल में तो आप पिक्चर समझ गए होंगे, हर दो की एक से हो रही। तो वन टू की वन से हुई, थ्री फोर की टू से हुई, तो फोर फाइव सिक्स की किससे हो जाएगी, थ्री से हो जाएगी। फिर सेवन और एट की किससे हो जाएगी, फोर से हो जाएगी। तो 100% मिनिमम तो है, पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स और करवाए इसलिए, ताकि अब आप ये भी जज कर सको कि सब्जेक्टिव है या नहीं है, सोच के बताओ। ऑर्डर पेयर तो बनाएंगे ना, जैसे वन का वन, वन कोमा वन, टू कोमा वन, थ्री कोमा टू, डोमेन बढ़ा देंगे तो। तो फिर सब्जेक्टिविटी पास या फेल, इंजेक्टिविटी तो फेल है, सब्जेक्टिविटी पास है। देखो अगर हम सीमित नेचुरल नंबर ले, अगर अब आप देखो आठ नेचुरल नंबर में से वहां पे चार ही ऑक्युपाई हो पाए, चार बच गए, मैंने बराबर लिए थे आठ आठ, लेकिन इधर चार ही हो पाए, इधर चार रह गए, आधे ही रह गए। तो इस थ्योरी से चले तो आधे नेचुरल नंबर बच जाते हैं यहाँ पे, इस थ्योरी से चले तो आधे नेचुरल नंबर बच जाते हैं, कहेंगे कि साहब सब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन वो तो तब ना जब आपने सीमित नेचुरल नंबर लिए आठ आठ, तो फाइनाइट नेचुरल नंबर लेंगे तो आधे बचेंगे, पर नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है। तो अगर इधर पांच है तो पांच के लिए इधर नौ और दस बैठा होगा, इधर छह है तो छह के लिए इधर ग्यारह और बारह बैठा होगा। तो यानी कि इनफाइनाइट अगर आप लोगे तो इधर से कोई बचेगा, अनंत तक चलते जाओ, तो उस थ्योरी से सब्जेक्टिव है। तो नेचुरल नंबर अगर फाइनाइट ले लें तब तो सब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन नेचुरल नंबर अगर इनफाइनाइट सेट पूरा ले रहे हैं तब वो सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिविटी पास, इंजेक्टिविटी फेल, बाइजेक्टिविटी भी फेल, ये सारा काम इसमें शो करके दिखाना है। तो रफली डिस्कशन हो गया, तो अब ये चलते हैं प्रेजेंटेशन पार्ट, समझ आया। चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, हियर एफ मैप, हम एन टू एन बताने की जरूरत नहीं है कि नेचुरल होते हैं, सब जानते हैं, इज डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू, अब वैसे एफ एक्स लिखते हैं अपन, लेकिन एन नेचुरल नंबर है तो वो फीलिंग आएगी अंदर नेचुरल नंबर ही डाले जा रहे हैं, इसलिए स्मॉल एन डाल दिया गया। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमने, और जो आगे लिखा हुआ भी है कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। अब वही इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी एंड ऑल। ठीक है, अब देखो जब अपन इंजेक्टिविटी चेक करेंगे तो इंजेक्टिविटी फेल थी कि पास थी, फेल थी, तो क्रॉस सैंपल चला सकते हैं। चलो, पर सब्जेक्टिविटी पास थी, वहां पे क्रॉस एग्जाम्पल नहीं चलेगा ना। बताओ कौन सा क्रॉस एग्जाम्पल लेना पसंद करो। वन एंड टू, वन एंड टू की मैपिंग वन से हो रही है ना, तो कैसे करूंगा मैं, हेयर वन कॉमा टू, वन कॉमा टू बिलोंग्स टू डोमेन एंड। जब आप ये एल में से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इनको गलती से ब्रैकेट मत लगा देना, वो ऑर्डर पेयर बन जाएगा, डोमेन एंड। और वन और टू दोनों पे अपन फंक्शन लगाएंगे, लेट कर लेते हैं ना, या पहले फंक्शन लगा के देख लेते हैं, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू। तो वन ऑड है तो ऑड के हिसाब से क्या फंक्शन है, वन प्लस वन बाय टू दैट इज इक्वल टू वन। इसका रीजन लिख लेना, बिकॉज वन इज ऑड,
इसलिए हमने ऊपर वाली फंक्शनिंग लगाई। इसका मतलब होता है बिकॉज, इसका उल्टा करते हैं तो देयरफॉर, और उसका उल्टा करते हैं तो बिकॉज। एफ ऑफ टू में अपन नीचे वाली फंक्शनिंग लगाएंगे, 2/2, उसका आंसर भी 1, बिकॉज 2 इज इवन। 2 इवन है तो हमने नीचे वाली फंक्शन लगाई। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि हेयर एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 दोनों बराबर हैं। एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 दोनों बराबर हैं, बट 1 तो 2 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, इनपुट तो सेम नहीं है ना, आउटपुट तो दोनों का सेम आ रहा है बट इनपुट दोनों सेम नहीं। सो द गिवन फंक्शन एफ इज, सो द गिवन फंक्शन f is many one and is not injective. ओके, सब्जेक्टिविटी पे जाने से पहले इंजेक्टिविटी फेल करने के लिए भी हम विदाउट क्रॉस एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, याद है? ठीक है, इंजेक्टिविटी फेल करने के दो तरीके थे, या तो क्रॉस एग्जाम्पल लो और या फिर विदाउट क्रॉस एग्जाम्पल। तो इन केस हमको विदाउट क्रॉस एग्जाम्पल लिखने हैं स्टेप्स, तो क्या लिखेंगे? तो उसके लिए अपन x1 x2 ले लेंगे, फिर भी नेचुरल नंबर दो, और फिर अपन मान लेंगे कि fx1 बराबर fx2 है, और उससे अपन को साबित करना है कि x1 x2 के बराबर नहीं है, x1 नॉट इक्वल टू x2। उसके स्टेप्स भी देख लो। इंजेक्टिविटी का दूसरा तरीका आप दोनों ही नोट कर लेना जैसे नोट्स में, ठीक है? तो हेयर फॉर एनी x1 x2, अब की बात कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं लेंगे, x1 x2। वैसे n नेचुरल नंबर है तो n1 n2 भी ले सकते हो चाहो तो, नहीं तो उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो जैसे चल रहा था x1 x2 भी ले सकते हो, बिलोंगिंग टू डोमेन n, डोमेन n। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मान लेंगे कि दोनों बराबर है। लेट fx1 इक्वल टू, बोलो x, तो fx1 की वैल्यू बताओ। अब यहाँ पर fx1 की वैल्यू तब तक क्लियर नहीं हो सकती जब तक ये क्लियर नहीं होता कि x1 इवन है, x2 ऑड है, या x2 इवन है, x1 ऑड है ना? तो यहां पर केसेस बनेंगे, क्या बनेंगे? केसेस। पहला केस बनेगा कि x1 भी इवन हो, x2 भी इवन हो। दूसरा केस बनेगा x1 भी ऑड हो, x2 भी ऑड हो। तीसरा केस बनेगा x1 इवन हो, x2 ऑड हो, और चौथा केस बनेगा x1 ऑड हो और x2 इवन। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? देखो, क्योंकि आप अगर किसी बुक में देखोगे ना तो उसका सॉल्यूशन इस टाइप में है, तो वो आपको बुक से समझ नहीं आएगा, ऑब्वियसली बात है क्या लिखा हुआ है, इसीलिए ये इधर समझा रहे हैं आपको। हो सकता है स्कूल में भी समझाया है ना। तो लेट्स से केस 1 ले लिया, तो केस 1 में हमने क्या, कौन सा केस लिया? पहला केस कौन सा लिया बताओ? कि x1 x2 बोथ आर इवन। केस 1 इज x1 x2 आर ऑर्डर ले लेते हैं, पहला वाला केस ले लेते हैं। चलिए, अब x1 x2 दोनों ऑड हैं, अब इसके अंदर लेट करो कि fx1 इक्वल टू fx2। तो दोनों अगर ऑड हैं तो पहली फंक्शनिंग हो जाएगी, बताओ, x1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, x1 दैट इज x1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और उधर x2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही करोगे भाई, ये भी ऑड ले लिया, ये भी ऑड ले लिया, x1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 और x2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और हमने मान लिया कि ये दोनों इक्वल है। चलो करो सारे। अब क्या करेंगे अपन, 2 से 2 कटा तो यहाँ से इजीली x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो पहले केस में तो ये इंजेक्टिव साबित हो गया, पहले केस में तो ये इंजेक्टिव साबित हो गया भाई, 2 से 2 कटा, फिर 1 से 1 कटा, तो x1 इक्वल टू x2। सिमिलरली अगर आप इवन लोगे दोनों को, केस 1 हो गया ये, यहाँ पे लिख लेना, सो द फंक्शन f इज इंजेक्टिव इन केस 1। लेकिन याद रखना, अगर 4 केस बन रहे हैं और चारों केस में से एक में भी वो नहीं हुआ तो फिर नहीं माना जाएगा ना। इट्स इंजेक्टिव इन केस 1। ओके, अब केस 2 कॉपी पेस्ट होगा, ये केस 2 कर दिया, ऑड की जगह क्या कर लेंगे अपन, इवन। इधर क्या हो जाएगा x1/2, इधर क्या हो जाएगा x2/2, दोनों में इवन वाला फंक्शनिंग लग गई।
अगेन 2 से 2 करके x1 इक्वल टू x2 इजीली आ जाएगा, सो फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव इन केस 2 भी हो जाएगा। तो 1 और 2 तो ऐसे ही खत्म हो गए, और दोनों में अभी तक तो इंजेक्टिव है। अब केस 3 में क्या होगा? केस 3, इसमें क्या होगा कि हमने ले लिया कि x1 तो इवन ले लो और x2 ऑड ले लो, या फिर उल्टा कर लो, x1 इज ऑड एंड x2 इज डन। अब आप अज्यूम करो कि fx1 इक्वल टू क्या है? fx2। ओके, बताओ fx1 पे फंक्शनिंग लगाओगे, वो ऑड है तो कौन सी फंक्शनिंग लगेगी? x1 प्लस 1/2 वाली, है ना? इधर आओ, x2 क्या है? इवन है। x2 इवन है तो इसमें कौन सी फंक्शनिंग लगेगी? 2/2 वाली। समझ आया? तो 2 से 2 कटा, तो यहां से x1 और x2 का क्या रिलेशन आया देखो, 2 से 2 तो कट गया, यहां से क्या बचेगा? x1 प्लस 1 इक्वल टू x2। वहां से क्या रिलेशन आएगा? x2 इधर लेके आओ या x1 को उधर ले जाओ, एक ही बात है। तो x2 माइनस x1 इक्वल टू 1। तो मुझे बताओ x2 क्या था? इवन। x2 क्या था? इवन। नहीं, आप तो ऐसे देखो, चलो इजी लैंग्वेज में देखो, x1 और x2 इक्वल तो नहीं आया ना, x1 में 1 जोड़ के x2 मिला है। समझ आया? fx1 इक्वल टू fx2 मानने से x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, बट वो नहीं आया। या फिर ऐसे कर लो कि x1 इक्वल टू x2 नहीं आया, x1 इक्वल टू x2 माइनस 1 आया। ये -1 नहीं आना चाहिए था, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए था इंजेक्टिविटी के लिए, जैसे वहां पे हो रहा था ना x1 इक्वल टू x2। आउटपुट सेम मान के इनपुट एग्जैक्टली सेम आना चाहिए 1 1 के, लेकिन यहाँ पे आउटपुट सेम मान के इनपुट एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा, इनपुट -1 आ रहा है। ठीक है, तो केस 3 में वो हो गया हमारा नॉट इंजेक्टिव। समझ आया? सो द फंक्शन f is not injective in case 3। ऐसा ही हमारे पास एक मिस्टेरियस में भी सवाल है बहुत अच्छा सा, उसमें भी केसेस बनेंगे। ठीक है, समझा? और केस 4 इसी का कॉपी पेस्ट करो, अब की बार क्या करोगे? इसको तो कर दो इवन, और इसको कर दो, और अब इवन में इधर तो हो जाएगा x1/2 और उधर हो जाएगा x2 प्लस 1/2। सेम टू सेम 2 से 2 कटा, और x1 की वैल्यू अब की बार x2 प्लस 1 आएगी, तो x1 की वैल्यू x2 तो नहीं आई ना, x2 प्लस 1 आई, तो अगेन नॉट इंजेक्टिव इन केस 4 हो जाएगा। ये केस 4 हो गया। तो दो केस सेम और ये दो केस सेम। फाइनली हम डिसीजन क्या देंगे? हेंस द गिवन फंक्शन f इज नॉट इंजेक्टिव। कुल मिला के x2 तो नहीं आया ना, पहले केस में x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस 1 बना, और दूसरे केस में x1 इक्वल टू x2 प्लस 1 बना, है ना? कुल मिला के वो इंजेक्टिव तो नहीं बना, x1 इक्वल टू x2 तो नहीं बना। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या देंगे हम? सो द गिवन फंक्शन f इज नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि दो केस में हो रहा है, दो केस में नहीं हो रहा, एक एग्जाम्पल पे भी नहीं होता तो भी मैनी वन होता। डन। इंजेक्टिविटी क्लियर, एग्जाम्पल से भी क्लियर और इससे भी क्लियर। अब सब्जेक्टिविटी के लिए हम करते क्या थे? साबित करने के लिए याद करो, फंक्शन को उल्टा करते थे। एक्स की वाई की वैल्यू एक्स की फॉर्म में होती थी, तो उससे क्या करते थे? एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई बनाते थे। इस बार दो बार फंक्शनिंग है, दोनों बार उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करें सब्जेक्टिविटी। और सब्जेक्टिविटी एक बार हम फिर से फंक्शन लिखेंगे, मैंने शुरू में कहा भी फंक्शंस अगर दो हैं, मतलब फंक्शनिंग अगर दो हैं, तो काम डबल है, बस करना तो वही है, बस डबल काम है ना सब्जेक्टिव। तो सपोज करो मैंने फंक्शन लिख दिया ये वाला है यार, y इक्वल टू, y मान लेते थे अपन fx को, यहाँ fn है तो उसको y मान लिया अपन ने, y इक्वल टू fn इक्वल टू, ये फंक्शन हमने फिर से लिख दिया। ओके, अब अपन इसका उल्टा फंक्शन बना देंगे, इम्प्लाइज बनाए। देखो, अगर अपन y की वैल्यू ऊपर वाली माने, y इक्वल टू n+1/2, तो उसमें से n की वैल्यू y की टर्म्स में क्या आएगी सोच के बताओ? 2y-1 आएगी, सोच के देखो, रफली सॉल्व करके आ जाएगा वो। y इक्वल टू n+1/2 है, तो 2y इक्वल टू n+1, ये +1 इधर गया तो -1, तो n की वैल्यू क्या मिलता है? 2y-1।
जैसे अपन उसमें एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई में निकालते थे, अभी एक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई। और ये केस कौन सा है? ये केस वो है जिसमें एन ऑड है। ये केस कौन सा है बताओ जिसमें एन ऑड है? उसके आगे लिख लो वेयर एन इज ऑड। ठीक है। एंड दूसरे केस में एन की वैल्यू क्या निकलेगी? अगर मैं y को n/2 से इक्वेट करूं तो n की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ? 2y। तो n इक्वल टू 2y वेयर n इज इवन। तो ये हमने फंक्शन को कर दिया उल्टा। ओके, चाहो तो जैसे उसने लिख रखा है उसी फॉर्म में लिखना चाहो ऐसे लिख सकते। इंप्लाइज n इक्वल टू, दो फंक्शनिंग हमने उल्टे में भी बना दी। उल्टे में दो थी तो उल्टे में भी दो ही बनेगी। ठीक। अब आपको करना है सर्जेक्टिविटी को पास। तो सर्जेक्टिविटी को पास पहले आपको ऑड वाला केस, दो केस बनेंगे आपकी बार। ऑड वाले केस से बनेगी और इवन वाले केस से। उधर चार क्यों बने? क्योंकि उधर दो एलिमेंट्स लेते थे भाई। इंजेक्टिविटी को पास करने के लिए, फेल करने के लिए स्टेप्स में दो एलिमेंट्स लेते थे, और फंक्शनिंग में तो दो इंटू दो चार केस ही बने। लेकिन सर्जेक्टिविटी के लिए तो एक ही केस लेते हैं अपन, और फंक्शनिंग दो है तो फिर दो ही केस है। एलिमेंट तो एक ही लेते हैं ना अपन। चलो तो आ जाओ सब्जेक्टिविटी पे। सब्जेक्टिविटी लिखा ही हुआ है वहां पे। तो बोलो क्या करते थे अपन? केस वन ले लो। केस वन में अपन ने ले लिया n इक्वल टू, मतलब ऊपर वाला केस ले लिया y इक्वल टू एफ एन इक्वल टू n+1/2। और इसका उल्टा किया तो क्या मिला? n इक्वल टू 2y-1। और यहाँ पे लिख दो कि n इज ऑड। ये केस वन है। चलो कोडोमेन क्या है हमारे पास? एनी नेचुरल नंबर हियर फॉर एनी y belongs to codomain। y लिया ना अपन इसका एलिमेंट। फॉर एनी y belongs to codomain। कोडोमेन क्या है? n नेचुरल नंबर। ठीक है। वी हैव अ प्री इमेज। हमने पहले डिसाइड कर लिया है वो सब्जेक्टिव है ना, एग्जाम्पल लेके। तो फिर हम स्टेप्स लिखना भी वैसे ही स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। वी हैव अ प्री इमेज n। प्री इमेज n लिए अपन ने, belongs to domain n such that fn इक्वल टू, बताओ n की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने? तो fn का मतलब होगा f ऑफ 2y-1। ओके, अब 2y- देखो fn क्या है इधर देखो। fn क्या है? n+1/2। तो f ऑफ 2y-1 निकालेंगे तो n की जगह 2y-1 आ रहा है। तो इधर भी क्या जाएगा? n की जगह 2y-1, फिर आगे जो लिखा हुआ है +1, फिर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? मतलब n की जगह आपको क्या पुटअप करना है? 2y-1। 2y-1, ये तो n की जगह पुटअप हो गया। फिर क्या है? +1 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करोगे तो देखो -1 +1 कट गया, और 2y/2 क्या बना? y बना। तो जैसे अपन fx इक्वल टू y बनाते थे, अभी अपन ने fn इक्वल टू y बना दिया। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गई। सो द गिवन फंक्शन इज, so the given function is surjective in case में। बोलो क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा, एक बार केस टू खत्म करें। केस टू इसलिए मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं। सपोज करो केस टू ले लिया, तो केस टू में n+1/2 नहीं है, क्या है? n/2। तो उल्टा किया तो n की वैल्यू क्या है? जस्ट 2y। और उसमें n और नहीं है, क्या है? n इवन। ठीक है। आपको ये भी चेक करना है, देखो बेटा, देखो n तो इवन है, लेकिन y तो कोई भी नेचुरल नंबर है। तो आप y कोई भी नेचुरल नंबर लगा के देखो, उसका दोना करो, n इवन आ रहा है ना। पिछले केस में चेक करना भूल गए, देखो पिछले केस में जब ऑड था तो y कोई भी नेचुरल नंबर था। दुनिया का किसी भी नेचुरल नंबर को दुगना करो, चाहे से ऑड चाहे से इवन, और -1 करो, एंड ऑड मिलेगा ना। वो भी चेक करना है हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर लो 1, तो 2 1 या 2 -1, एंड ऑड मिला।
और y को अगर इवन ले लो, 2 2 जा 4, तो भी 4 - 1 करोगे तो n ऑट मिलेगा। समझ आया? ठीक है। अब n इवन के लिए भी अगर आप y कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी नेचुरल नंबर कोडोमेन से लिए जाओ, ये जाओ, दुगना किए जाओ, उसके लिए प्री इमेज n इवन मिलती चली जाएगी। ठीक है। फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन n, ठीक है ना, वी हैव अ प्री इमेज n बिलोंग्स टू डोमेन n। इसका उल्टा किया हमने, fn, n की वैल्यू क्या है, 2y, ये हटा दो। और फंक्शनिंग में भी हम क्या करेंगे, आप n की जगह 2y लगाएंगे तो जस्ट 2y/2 हो जाएगा ना। और 2y/2 जैसे ही करेंगे 2y/2 हो जाएगा, जस्ट 2y/2 करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, y। सो द गिवन फंक्शन f इज सर्जेक्टिव इन केस 2। फिर फाइनल क्या लिखेंगे इसके बाद, सो द गिवन फंक्शन f इज सर्जेक्टिव इन बोथ द केसेस। फिर एक और स्टेप लिखेंगे, फिर फाइनल से क्या लिखेंगे, नाउ वी कंक्लूड दैट नाउ द फंक्शन f पहले तो जो है वो लिखो, सर्जेक्टिव है। अब वो लिखो जो नहीं है, बट नॉट इंजेक्टिव। सो वी कंक्लूड दैट, अब कंक्लूजन लिखो, फाइनल कंक्लूजन। सो वी कंक्लूड दैट द फंक्शन एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। आंसर करो, नो आ रहा, इट्स नॉट बाइजेक्टिव। अब सपोज करो आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं बचा और ये सवाल आ गया, तो एक तरीका और सुनो इसको करने का। इंजेक्टिविटी फेल हो गई तो सर्जेक्टिविटी चाहिए क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन तो बाइजेक्टिविटी यस नो का आंसर पूछ रहा है ना, बाइजेक्टिविटी यस या नो, सब्जेक्टिविटी थोड़ी ना पूछ रहा है। बाइजेक्टिविटी के लिए सब्जेक्टिविटी देखते हैं, बट जब इंजेक्टिविटी फेल ही हो गई तो सब्जेक्टिविटी पास भी हो जाएगी तो भी बाइजेक्टिविटी फेल है। बट ये रिस्क टेकिंग वाला काम हो गया। अगर समय कम बचता है, वेटेज कम है, जल्दी निकलना है क्वेश्चन से, तो ये ऑप्शन अपना सकते हो। फिर किस्मत पे छोड़ दो, क्या पता मार्क्स मिल जाए और क्या पता कट जाए। देखो वेटेज तो हमेशा आता है, लेकिन पिछली बार जो सवाल 4 नंबर का है वो इस बार वही सेम सवाल 2 नंबर का आ सकता है। चैप्टर का तो वेटेज है, मान लो चैप्टर का वेटेज है 4 नंबर, और अकेले यही क्वेश्चन 4 का आ गया। अब आपको इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी सब बतानी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो। इंजेक्टिविटी फेल हो गई तो भी सब्जेक्टिविटी पे डिस्कशन करना है पड़ेगा। लेकिन ये का ये सवाल उठ के आ गया अगली बार, और 2 नंबर का आया, और 2 नंबर का कोई और सवाल आ गया। चैप्टर का वेटेज तो अभी भी 4 नंबर का है, लेकिन इस क्वेश्चन का वेटेज 4 की जगह 2 हो गया। तो अब आप वो डिसीजन ले सकते हो ना कि चलो जब इंजेक्टिविटी फेल होगी तो सब्जेक्टिविटी को डिस्कस ही क्यों करें। एक लाइन लिख के आ सकते हो, तो द गिवन फंक्शन f इज नॉट इंजेक्टिव एंड इट विल बी नॉट बाइजेक्टिव इवन इफ इट इज सब्जेक्टिव। चाहे सब्जेक्टिव हो लेकिन बाइजेक्टिव तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है क्या सारी बातें? बोलो कोई डाउट है क्या, कंफ्यूजन है क्या? चलो लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, नहीं सॉरी एक्सरसाइज। हाँ जी, ए जो सेट है उसके अंदर क्या लिया हुआ है, सारे रियल नंबर लिए हुए हैं लेकिन 3 नहीं लिया हुआ। ठीक है, 3 से तकलीफ होगी उसको, 3 उसका अनलकी नंबर होगा तो 3 को हटा दिया। फिर बी जो सेट है उसको 1 से तकलीफ होगी, उसने 1 को हटा दिया। और फंक्शन कैसे डिफाइन है, कुछ ऐसे डिफाइन। अच्छा एक और चीज, जो डोमेन वाले एलिमेंट्स होते हैं वो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होती है, यानी कि यहाँ पे जो एक्स है दोनों जगह, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट 3 नहीं हो सकता। और जो कोर डोमेन है वो उसका जो आंसर आना है एफ उसकी पॉसिबल वैल्यूज है, यानी इसके आंसर में 1 नहीं आ सकता, इसके इनपुट में 3 नहीं आ सकता, एक्स की वैल्यूज में 3 नहीं आ सकता, और एफ की वैल्यू में 1 नहीं आ सकता। मीनिंग समझ गया ना? अब इनपुट में 3 क्यों नहीं आ सकता, वो तो आप साफ साफ देख पा रहे हो, क्योंकि 3 - 3 अनर्थ हो जाएगा, इसलिए उसने आर में से 3 हटा दिया। लेकिन उसने आउटपुट में से 1 क्यों हटाया, ये अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्यों, मतलब कंफ्यूजन सा है माइंड में, हो सकता है आगे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि एफ 1 1 है या ऑन 2 है। चलो, तो अगर मैं इसमें कोई भी रियल नंबर लेना है और 1 लगाऊं, 1 - 2, और इधर भी 1 लगाऊं, 1 - 2, तो आंसर क्या आता है बताओ? 1 - 2 क्या होता है, -1, और 1 - 3 क्या होता है, -2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। तो यानी एक्स अगर 1 लगाया तो 1 की मैपिंग हाफ से होगी। तो अब आप खुद सोचो कोई ऐसा दूसरा नंबर होगा कि जिसकी मैपिंग वापस हाफ से हो जाए?
नहीं होगा। अब इतना क्यों सोच रहे हो, कल ही तो बताया है लीनियर फंक्शन हमेशा क्वाड्रेटिक थोड़ी ना। ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम थी इसमें, वो 3 वाली, क्योंकि अगर मैं इधर x की वैल्यू 3 रख दूं तो उसकी मैपिंग ही नहीं होगी किसी से, आंसर कुछ आएगा ही नहीं, रियल नंबर नहीं आएगा ना भाई। अगर मैं 3 रख दूं तो क्या आंसर आएगा, 3 माइनस 2 क्या होगा 1, 1 डिवाइडेड बाई 0 को आप इन्फिनिटी कहोगे, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो नॉट डिफाइंड कहोगे, यही कहोगे। अब इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड जैसा एलिमेंट वहां मिलेगा क्या, नहीं, तो 3 की मैपिंग नहीं हो पाई किसी से, अभी तो फंक्शन ही नहीं रहा। फंक्शन को वैलिड करने के लिए सबकी मैपिंग होनी चाहिए ना डोमेन से, तो फंक्शन ही नहीं रहा। तो उसको सही करने के लिए उसने 3 हटा दिया, भैया 3 की मैप करनी नहीं है। अब जो एलिमेंट्स बचे सबकी 1 to 1 मैपिंग हो जाएगी, हो जाएगी, तो फंक्शन हो जाएगा हमारा 1 1। अब ये ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं y इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड एक्स माइनस थ्री करूं, तो अब आपको ये सोचना है, पहले आपने क्या सोचा कि x की वैल्यू रखूं तो y क्या मिल रहा था, अब आप ये सोचो इसमें y की वैल्यू क्या रखूं तो x मिले। तो y कोई भी नेचुरल नंबर रियल नंबर ले लो, सबके लिए आपको x भी मिल ही जाएगा। भाई सारे रियल नंबर है तो सारे ऑक्यूपाई हो ही जाएंगे ना, पीछे मिल ही जाएंगे ना, कौन सा बचेगा। और उसने ये 1 क्यों हटाया है, ये अभी अपन फंक्शन को उल्टा करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो दोनों के लिए अपने को स्टेप्स लिखने हैं। चलो खत्म करते हैं, इसमें कोई केसेस नहीं बनेंगे, एक फंक्शनिंग है। हेयर इट इज इवन दैट, पहले तो सेट्स ले, या फिर सीधे ऐसे लिखो, हेयर द फंक्शन एफ ए टू बी इज डिफाइंड बाय, ये फंक्शन लिख लो, फिर वेयर, वेयर उसके बाद फिर ए और बी की डेफिनेशन लिख लो, वेयर ए इक्वल टू आर माइनस थ्री एंड बी इक्वल टू आर माइनस वन। ठीक है, ओके, इंजेक्टिविटी चेक करो, क्योंकि फंक्शन का इंट्रोडक्शन, इंजेक्टिविटी पास करनी है तो कितने ऑप्शन है, एक ही, फेल करने के 2 ऑप्शन होते हैं ना, इंजेक्टिविटी। हाँ जी, x1 x2 वही स्टेप्स किसे पे, हेयर फॉर एनी x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है ए, डोमेन ए है, आर नहीं है ना, डोमेन ए, ठीक है। और लेट कर लेंगे हम इसमें, लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ, और फिर उससे साबित करना एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, दैट इज, बताओ एफ एक्स वन की वैल्यू, एफ एक्स वन की वैल्यू बताओ, एक्स वन माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस थ्री, एफ एक्स टू की वैल्यू बताओ, बोलो, एक्स वन माइनस एक्स टू, एफ एक्स टू है ना, तो एक्स टू रखो, एक्स टू माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस थ्री। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स वन और एक्स टू का रिलेशन चाहिए, यही चाहिए, चलो करते हैं सॉल्व। तो क्या होगा, एक्स वन इंटू एक्स टू, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन इंटू माइनस थ्री, माइनस टू इंटू एक्स टू, और माइनस टू इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स। ठीक है, ये यूं तो हो गया, अब यूं करा है आज में। चलो अगेन आओ, एक्स वन इंटू एक्स टू, एक्स वन एक्स टू, फिर एक्स वन इंटू माइनस टू, माइनस टू एक्स वन है ना, फिर माइनस थ्री इंटू एक्स टू, माइनस थ्री एक्स टू, और फिर माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस सिक्स। अब देखो क्या क्या कट गए और क्या रिलेशन मिला एक्स वन एक्स टू का, एक्स वन एक्स टू से तो एक्स वन एक्स टू गया और प्लस सिक्स से प्लस सिक्स भी गया। ओके, अब ये माइनस थ्री एक्स वन है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस टू एक्स वन है, तो उसको उधर भेज दो, तो माइनस थ्री एक्स वन में प्लस टू एक्स वन किया तो माइनस एक्स वन बचा, और माइनस टू एक्स टू उधर भेज दो, तो ये माइनस थ्री एक्स टू है, उधर जाके माइनस टू एक्स टू प्लस टू एक्स टू है, तो उधर भी माइनस एक्स टू बचा, और माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू से हम इजीली कह सकते हैं कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेने से एक्स वन इक्वल टू एक्स टू बन गया। ओके, सो द गिवन फंक्शन एफ इज,
अब यहाँ पे बस एक इंफॉर्मेशन और लिख दो, हालांकि x1 और x2 क्या क्या नहीं हो सकते बताओ, x1 और x2 3 नहीं हो सकते, है ना। तो उसका वैसे वो क्या नहीं हो सकता, उसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, बट लिखना जरूरी है यहाँ पे, देयर x1 एंड x2 बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू 3, क्योंकि x1 x2 में से कोई भी अगर आप यहाँ पे 3 रख दोगे तो आगे सॉल्व करना ही बेकार है, ये तो इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया ना। तो यहां पर भी मेंशन करो, और फाइनली जब आपने प्रूव किया है उसको कि x1 इक्वल टू x2, वहां पर भी मेंशन करो वेयर x1 x2 बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू 3। x1 x2 दोनों 3 नहीं है, पर जो भी है बराबर है, ठीक है। क्लियर। सर्च एक्टिविटी पे आए क्विकली, कर दूं उसको डिलीट। अब सर्च एक्टिविटी पे आपको फंक्शन को पहले उल्टा करके लिखना है, राइट। सर्च एक्टिविटी क्लियर, y इक्वल टू, तो बताओ क्या फंक्शन गिवन है, y इक्वल टू एफ एक्स, बोलो, इक्वल टू क्या गिवन है, x माइनस टू डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री। तो यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता, वेयर x कैन नॉट बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो माइनस से 3 गायब है ना, तो x 3 नहीं हो सकता। अब इसका उल्टा करो, तो इसको पकड़ो y को और इसको पकड़ो x माइनस टू को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो, समझ आया। तो x की वैल्यू पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इंटू एक्स, एक्स वाई, y इंटू माइनस थ्री वाई, उधर क्या बचा, x माइनस टू। अब आप एक काम करो, x वाली टर्म इधर लेके आओ और माइनस थ्री में उधर लेके जाओ, ठीक है। तो ये बन जाता है एक्स वाई माइनस एक्स, और माइनस थ्री वाई उधर गया तो थ्री वाई माइनस, ओके। एक्स वाई माइनस एक्स में एक्स को कॉमन लो, क्या बचा, वाई माइनस वन, उधर क्या बचा, थ्री माइनस टू। तो एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या निकली, थ्री वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन। बताओ वाई वन रख सकते हो क्या, अब समझ में आया कोडोमेन से वन क्यों गायब किया था उसने, क्योंकि अगर मैंने y की वैल्यू वन लगाई तो x नहीं मिलेगा उसके लिए, दैट मीन्स कोडोमेन में अगर वन है तो उसकी प्री इमेज x नहीं है। अब अगर सपोज करो, मेरी बात समझना ध्यान से, अगर वो इसमें से थ्री नहीं घटाता तब तो ये फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि थ्री की इमेज ही नहीं बनती, और फंक्शन की सीधी सीधी डेफिनेशन है सबकी इमेज बननी चाहिए। पर अगर वो y में से वन नहीं हटाता तो ऐसा नहीं होता कि फंक्शन नहीं बनता, क्योंकि कोडोमेन में तो बच सकता है ना, पर फिर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता, क्योंकि कोडोमेन में वन बच गया। समझ में आया क्या, डोमेन में से थ्री नहीं हटाने से तो फंक्शन ही नहीं बनता, लेकिन कोडोमेन में से वन नहीं हटाने से फंक्शन तो बन जाता, पर वो फंक्शन ऑन टू नहीं बनता, क्योंकि उसमें वन बच जाता, वन की प्री इमेज यहाँ पे अपने को नहीं मिलती। इज दिस थिंग क्लियर टू यू, बताओ टाइम हो गया क्या। यहाँ पे अपन लिखेंगे वेयर y कैन नॉट बी इक्वल टू वन, ठीक है। अब वही फॉर एनी y बिलोंग्स टू, कोडोमेन क्या है, d, और d की वैल्यू क्या है, r माइनस, उसने कहा y वन नहीं हो सकता, तो देखो कोडोमेन में r माइनस वन ऑलरेडी है। वी हैव अ प्री इमेज x, वी हैव अ प्री इमेज x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है, a की वैल्यू क्या है, r माइनस थ्री, ठीक है। सच दैट वही जो तरीका है, एफ एक्स इक्वल टू, बोलो एक्स की वैल्यू क्या निकाली आपने जल्दी बताओ, थ्री वाई, तो इसमें अपन डाल देंगे एक्स की वैल्यू थ्री वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन। अब फंक्शनिंग कैसे लगाओगे बताओ, इस फंक्शन में पुटअप करेंगे अपन एक्स की जगह ये पूरा काम जान दो जगह, इधर भी और इधर भी, और फिर वहां से आंसर क्या आना चाहिए, वाई। तो बताओ सबसे पहले क्या है वहां पे, एक्स माइनस टू, एक्स की जगह ये रख दो थ्री वाई माइनस टू बाय वाई माइनस वन, और उसके आगे क्या है माइनस टू डिवाइडेड बाय, फिर नीचे वाले एक्स की जगह भी यही रख दो थ्री वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आपको आंसर वाई मिलेगा, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो सॉल्व करके बता देता। एलसीएम लोगे आप, ऊपर भी वाई माइनस वन, नीचे भी वाई माइनस वन से एलसीएम एलसीएम कट जाएगा, और जो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटेगा उसमें कट कट आके फाइनली आपको वाई मिलेगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू वाई हो गया, तो द गिवन फंक्शन इज व्हाट, सर्जेक्टिव, ओके। तो इंजेक्टिव भी हो गया और सब्जेक्टिव भी हो गया, दैट मींस वो बाइजेक्टिव है, फाइनल कंक्लूजन लिख लेना, ठीक है। एक्स टू द पावर फोर है, बताओ वन वन होगा ऑन टू होगा, सारे रियल नंबर्स हैं, कॉमन सेंस से बताओ, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। पावर इवन है,
जब जब इवन होगा तब 1 1 नहीं हो सकता, 9 1 होगा। एक्स जो लीनियर हो तो 1 1, स्क्वायर में नहीं, तो 1 1 तो नहीं है। अच्छा ऑन टू की बात करें तो टेबल बनाई थी हमने, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के क्या आंसर आए थे बताओ, वो के वही आंसर थे, तो पावर 4 के होंगे। तो एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन, क्योंकि एक्स स्क्वायर में ये जैसे रिएक्ट किया एक्स टू द पावर 4 में भी वैसे ही करेगा, है ना। ठीक है, ये बताओ लीनियर है, लीनियर तो 1 1 होता है और ऑन टू भी होता है, एफ इज 1 1। ठीक है, आंसर मैच कर लेना, डी है इसका ऑप्शन। चलिए तो हमारी तरफ से एक्सरसाइज हो चुकी है आज का, पूरा वर्क करो आप, कल अपन कंपोजिशन और इन्वर्टिबिलिटी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।